6 to 8 सेशंस के बाद आपकी हेयर ग्रोथ में 80 to 90% रिडक्शन आती है। अगर आप किसी नॉन प्रोफेशनल से करवा रहे हैं, वो आपकी स्किन को जला भी सकता है। सबसे पहले स्किन को हाइड्रेट करते हैं, हाइड्रेट करके आपकी स्किन की थर्ड लेयर में से सारी इम्प्योरिटीज़ सक करते हैं। कुछ सेशंस में ही टारगेटेड फैट को लॉस कर देता है, ख़त्म कर देता है। बड़ी स्किन पे ना काफी ज्यादा तिल निकल आते हैं लोगों को, और हम्म, बड़े लोगों को होते हैं। हार्मोनल या ये तिल किस तरह से बनते हैं? वरना स्किन इतनी भी ऑयल पैदा करती है कि हम हमारे बाल हमारे सर पे ना रहें 2 दिन भी। अच्छा, हमारा क्लाइमेट जो पाकिस्तान में, यहाँ पे कौन सी स्किन प्रॉब्लम्स कॉमन है? इस एरिया पे अगर आपको एक्ने निकल रही है हेड इस एरिया पे, तो वो आपको एक्ने स्ट्रेस की वजह से है। ठीक है, इस जगह पे निकल रही है तो वो हार्मोन्स की वजह से है, इस जगह पे निकल रही है वो भी स्ट्रेस की वजह से है। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आपके लिए लेके आता है पाकिस्तान के काबिल तरीन डॉक्टर्स का पॉडकास्ट, ताकि हमारे जहन में किसी भी तरह का कोई वसवसा, कोई वहम या गुमान है उसको दूर किया जा सके। सर, ये एक लग्जरी है या कहीं पे जरूरत भी है? बेसिकली लग्जरी ये ऐसा है कि आपने अगर एक आपने शू ले लिया है, उसकी मेंटेनेंस के लिए आपने उसको पॉलिश करना है। ठीक है, वैसे ही इंसान का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल और स्किन को मेंटेन रखना हम सबका फ़र्ज़ है। हम सबको चाहिए कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल ऐसे ही है। स्टैटिक में क्या क्या चीजें शामिल हैं? अच्छा, बहुत से पेशेंट्स आते हैं कि अपने आप को रीडिफाइन करना। ठीक है, और कुछ पेशेंट्स आते हैं अपनी बीमारियां लेकर, कुछ पेशेंट्स आते हैं अपने कुछ कंसर्न लेकर, लाइक हम इसको मेंटेन रखना चाहते हैं। ठीक है, एस्थेटिक प्रोसीजर्स में बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे भी हैं जो इन्वेसिव हैं, और कुछ नॉन इन्वेसिव हैं जो कि सर्जिकल में आते हैं और माइनर आपने ना सर्जिकल में भी इसको आते हैं। इजी अल्फाज में बताना है, जैसे कि मुझे नहीं समझ आ रही तो ऑडियंस को भी नहीं समझ आएगी। आपने इसको ना लेमैन लैंग्वेज में बताना है कि आपके सामने एक ऐसा बंदा जिसको कुछ नहीं पता। ठीक है। अच्छा, इन्वेसिव से मुराद के जो हम लाइक सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, और नॉन इन्वेसिव से के नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स, ऐसे प्रोसीजर जिसमें हम कोई भी किसी चीज़ को कट किए बगैर, ब्लेड शेड बगैर हम उसको ट्रीट करते हैं, इंजेक्टेबल के बगैर ट्रीट करते हैं, वो प्रोसीजर्स भी इसमें शामिल हैं। लाइक कुछ सबसे ज़्यादा तो सबको पता ही होगा फिलर्स और बोटॉक्स का। ठीक है, सबसे ज़्यादा इन है। दूसरी तीसरी चीज़ आ जाती है वाइटनिंग इंजेक्शंस, इसके बारे में बहुत मिथ है, आगे जाके इस पे बात करते हैं। और चौथी जौन सी है फेशियल्स आ जाते हैं। मगर फेशियल्स लोग काफ़ी ये समझते हैं कि आजकल जैसे कि आपको पता है कि एक सेल फ़ोन आने से पहले उसकी कॉपी आ जाती है, तो वैसे ही एक मशीन आने से पहले उसको मिस जौन सा यूज़ भी उसका मार्केट में स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। तो मैं ये इसके बारे में यही कहूँगा कि इसमें सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि प्रोसीजर्स के नाम क्या हैं। लाइक हाइड्रा फेशियल्स, लेज़र्स, उसमें अलावा हेयर रिमूवल के हवाले से, उसमें आपके हेयर्स के लिए, स्किन के लिए, नेल्स के लिए हम सबको ट्रीट करते हैं, जो आपकी बैरूनी चीज़ें हैं। ठीक है, अंदरूनी चीज़ें तो अब दूसरे जो महारत रखते हैं उसको वो ट्रीट करेंगे, मगर जो बैरूनी चीज़ें हैं जिस पे आपका सब कुछ नज़र आने वाली चीज़ें हैं, तो वो हम उसको ट्रीट करते हैं। एस्थेटिक्स में ये चीज़ें देखी जाती हैं। अच्छा चलें सर, ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि बहुत से लोग आजकल लेजर ट्रीटमेंट करवाते हैं, फीमेल्स में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो क्या ये लेजर ट्रीटमेंट बॉडी के लिए सेफ है? बिल्कुल। लेज़र क्या है? बेसिकली मैं बता दूँ आपको, कुछ मार्केट में लेज़र्स अवेलेबल हैं, ठीक है, हेयर रिमूवल। कुछ लाइट्स अवेलेबल हैं, जो हेयर रिमूवल की रिडक्शन तो नहीं करती, इसको कुछ टाइम के लिए रोक देती हैं। और मार्केट में ये भी बहुत सारा एक फ्रॉड चल रहा है कि लेज़र आपके हेयर रिमूवल को 100% परमानेंट ख़त्म कर देती है, मगर परमानेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेज़र करती क्या है, जो लेज़र जैसे कि डायोड आ जाती हैं, सोप्रानो आ जाती हैं, तो उसमें काफ़ी काइंड्स हैं, काफ़ी अच्छी मशीन्स भी हैं, काफ़ी एडवांस भी हैं, और कुछ जौन सी हैं वो चली भी गई हैं आके। तो जौन सी आजकल हम यूज़ करते हैं, जौन सी मैं डायोड का बता दूं कि वो क्या करती है, आपके जब लेज़र्स की स्किन की 3 लेयर्स हैं, अब जो आपका हेयर है जहाँ से वो उग रहा है, ग्रो कर रहा है, तो उस फॉलिकल को जाकर उसको हिट करती है, उसको कमज़ोर करती है। ठीक है, और इसके मल्टीपल सेशंस से लेने से आपके लाइक 6 to 8 सेशंस के बाद आपकी हेयर ग्रोथ में 80 to 90% रिडक्शन आती है। मगर कुछ टाइम बाद अगर आप इसकी मेंटेनेंस नहीं रखते, लाइक 5 to 6 मंथ के बाद दोबारा ग्रो करते हैं। ठीक है, ग्रो करते हैं, उसके बाद आपके क्या होगा, उस किसी जगह पे हेयर्स आएंगे, किसी जगह पे हेयर्स नहीं आएंगे, और हेयर्स इतने वीक हो जाते हैं, उनके फॉलिकल्स इतने वीक हो जाते हैं कि वो हेयर जो सा वो थिक से थिन हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है। ये चीज़ है लेज़र के तो बारे में। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग करवा रहे हैं, ये मेडिकली तौर पे किसी तरह से नुकसान तो नहीं पहुंचाता? अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो मेरे ख्याल से इसका, अगर किसी आप प्रोफेशनल बंदे से, प्रोफेशनल डॉक्टर से करवा रहे हैं, तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा।
अगर आप किसी नॉन प्रोफेशनल से करवा रहे हैं, वो आपकी स्किन को जला भी सकता है, बर्न भी कर सकता है, बहुत सारे नुकसानात भी हैं इसके। मगर बिल्कुल। अगर कोई हमारे पास पेशेंट आता है, हम उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, उसके कंसर्न सुनते हैं, उसके बाद हम उसको रिकमेंड करते हैं। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, प्रेग्नेंट औरत को हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते। उसके अलावा अगर किसी को एक्ज़ीमा या सोराइसिस है, स्किन की किसी भी कंडीशन है, उस एरिया पे लेज़र करवाना चाह रहा है, तो हम उसको भी ट्रीट नहीं करते। ये 3 लोगों को हम लेज़र्स नहीं करते, लेज़र हेयर रिमूवल। उसके अलावा हर कोई मेल, फीमेल कोई भी करवा सकता है तो लेज़र। मुझे तो सर यही पता था कि जब एक दफ़ा आप लेज़र ट्रीटमेंट करवा लो, बेशक हाँ जी, सेशंस होते हैं, उसके बाद आपका जो है दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती ज़िंदगी में। सर बेसिकली ये ना मिथ है, और बल्कि फैक्ट ये है कि लेज़र कंसिस्टेंसी मांगती है, ठीक है। हो सकता है कुछ पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि बहुत सारे सेशंस लेने के बाद, मेंटेनेंस करने के बाद उनके हेयर्स जो उनसे हैं वो 1 ईयर तक नहीं आते। हुँ। उसके बाद कहीं बार आते हैं, कहीं बार नहीं आते, इतने कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है फीमेल्स में। नहीं तो वो तो यही चाहती है ना कि दोबारा ना आए। वो तो चाहते ही यही हैं, मगर हमें पेशेंट को यही ट्रीट करना कहना सच चाहिए, बताना बताना चाहिए। चाहिए कि हाँ जी, ये जौन-सी है ना मिथ है। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। चलिए सर, अगला सवाल ये है, एक्ने या पिगमेंट के लिए सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है? अच्छा, एक्ने और पहले ये बताएँ, इन पिगमेंट। दोनों में फ़र्क क्या होता है ये? हाँ, वही बताने लगा हूँ। बेसिकली एक्ने अलहदा चीज़ है, पिगमेंटेशन अलहदा चीज़ है। एक्ने क्या है? एक्ने लाइक पस वाले दाने, कुछ पित्तें, पिचे जिसे कहते थे, अब आके उसको नाम दे दिया कोमिडोन्स हमारी लैंग्वेज में। कोमिडोनल एक्ने, बैक्टीरियल एक्ने, एक्ने वुल्गैरिस, कुछ डिज़ीज़ भी बन जाती हैं, ठीक है? नोडुलोसिस्टिक सिस्टिक एक्ने भी बन जाती हैं। एक्ने की बेतहाशा टाइप्स हैं, ठीक है? और बहुत सारे पेशेंट्स लाइक समर में और कुछ विंटर्स में भी किसी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वो उनको आना पड़ता है हमारे पास एक्ने के लिए, एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए। मगर एक्ने बिल्कुल अलग चीज़ है पिगमेंटेशन से। एक्ने बेसिकली हम उसको सबसे पहले डायग्नोज करते हैं कि किस किस्म की एक्ने है, फिर उसको उसी के टाइप के मुताबिक हम उसको ट्रीट करते हैं। और अगर हम एक्ने लाइक एक्ने की 3 स्टेज होती हैं, नॉर्मल, मॉडरेट और सीवियर, ठीक है। नॉर्मल पे हो तो हम उसको बहुत जल्दी ट्रीट कर लेते हैं, सीवियर पे हो मॉडरेट पे हो तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। अगर सीवियर हो तो उसको काफ़ी टाइम लग जाता है, हीलिंग प्रोसेस उसको तकरीबन 6 टू 8 मंथ्स लग जाते हैं एक्ने को बिल्कुल सफाया करने में। नहीं तो इसमें पहले और पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंटेशन बेसिकली क्या है? पिगमेंटेशन हम की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, मगर पिगमेंटेशन निकला है पिगमेंट से। हमारी स्किन में ऑलरेडी एक ऐसा पिगमेंट है जिसको हम कहते हैं मेलानिन, ठीक है? ये ही हमारे काले और गोरों में फ़र्क करता है। अब जो काले लोग हैं उनमें मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, इसलिए उनका कलर डार्क होता है। और जो जिनमें मेलानिन की कमी हो, उनका कलर सफ़ेद होता है, ठीक है? अब आप देखें नाइजीरिया के लोग जैसे कि हैं, उनका कलर कितना डार्क होता है, उनमें मेलानिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है। और जैसे हम गोरों को देखें, उनमें मेलानिन की प्रोडक्शन कम होती है। और ये कहीं हद तक सेफ़ भी है मेलानिन, और इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन हो तो वो सेफ़ भी नहीं है, ठीक है? ये चीज़ है। अब पिगमेंटेशन की टाइप्स के बारे में आते हैं। मुझे ना एक्चुअली फिर एज़ अ लेमैन नहीं समझ आया इसमें क्या होता है? ये काले और गोरे की तकसीम, मतलब काले लोगों में ये होता क्या है पिगमेंटेशन? पिगमेंटेशन आगे बताने लगा हूँ। पिगमेंटेशन बेसिकली एक कलर है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। जिसको हम ब्लैक, ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर में गिनते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ जी, वो पिगमेंटेशन कुछ ऐसे भी हो जाती हैं कि हम कुछ लोग होते हैं, कोई इसको बीमारी बीमारी के तौर पर भी आ जाती है। किसी जगह पर अब पूरा फेस है, उसमें मेलानिन की प्रोडक्शन हो रही है। किसी ऐसे स्पेसिफिक एरिया में मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, लाइक इस चीक्स एरिया में या आपके चिन एरिया में ज़्यादा अच्छा, हो अच्छा, जाए, अच्छा, अच्छा। उस पे नज़र आए स्पॉट्स बल्कि नज़र आएँ, तो वो जो पिगमेंटेशन है ना, उसको हम बीमारी की तरफ लेके अच्छा, अच्छा, जाते हैं। अच्छा। ये चीज़ है। अच्छा ये देखें, जैसे ना मैंने थोड़ा-सा रिसर्च किया था कि जब इंसान मोटा हो रहा होता है या फिर किसी वजह से भी उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो ये गर्दन गर्दन पे सबसे पहले काली होनी शुरू हो जाती एक्नोथोसिस, है। और बिल्कुल, उसके बाद शायद अंडर आर्म्स, अंडर आर्म्स, और उसके बिल्कुल, बाद मतलब ब्लैक हो कुछ जाता है। एरियाज़ हैं। तो क्या ये इस पिगमेंटेशन में आते हैं? हाँ, बिल्कुल, पिगमेंटेशन लाइक हमारे एरिया में, हमारी बॉडी में जहाँ-जहाँ पर स्पेसिफिक एरिया पे लाइक उसका कलर चेंज होगा, डार्क होगा, तो उसको पिगमेंटेशन में ही गिना जाता है। दूसरी चीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात की आपने। इंसुलिन रेजिस्टेंस का आपको मैं एक तारुफ देता चलूँ कि ईज़ी, कि हमारे जौन सा पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा स्वीट को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, शुगर को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, ठीक है, आर्टिफ़िशियल। तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। हम जितना ज़्यादा उसको कंज़्यूम करते हैं आर्टिफ़िशियल जो शुगर को, तो वो हमारे एक्नेथोसिस, नेक्रोसिस करती है, हमारे अपनी गर्दन काली करती है, हमारा जौन-सा एक्ने लेकर आती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया कि ये हमारी शुगर की वजह से ज़्यादा बढ़ती है, और हम ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को हम ज़्यादा कंज़्यूम करें। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली हमारा
जैसे कि हम शुगर हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, वैसे ही हमारे लिए जिस बनस्पति घी, ये जो जितने भी किस्म के ऑयल्स हैं, कैनोलिक्स ऑयल्स हैं, ये सारे हमारे लिए नुकसानदेह है, ठीक है। इसका हल मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि क्या इसका हल है दोनों का। अब पिगमेंटेशन के बारे में मैं लास्ट बताता चलूँ, इसकी काफ़ी तरह की टाइप्स होती हैं और उसको लाइक इसमें मिलाजमा भी आता है, फ्रैकल्स भी आते हैं, पिगमेंटेड डॉट्स भी आते हैं। तो सारी जो सी ये जो टाइप्स हैं ये ख़त्म हो सकती हैं, इसको एस्थेटिक ट्रीटमेंट से भी या स्किन केयर से भी ट्रीट किया जा सकता है। अच्छा चलिए मुझे एक और चीज़, अच्छा मैंने ये चीज़ नोट की है कि अगर जैसे अभी आपने बताया, क्या ये पिगमेंटेशन जो इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर होती है तो अपनी डाइट अच्छी करे और साथ में एक्सरसाइज की साइड पे जाए, तो क्या ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? बिल्कुल 50 to 60% पेशेंट्स में रिसर्च के दौरान देखा गया है कि उन्होंने अपनी जो उनसे हेल्थ के इश्यूज़ को कम किया है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम किया है, उन्होंने शुगर कंज्यूम करना कम की है, और वो ऑटोमेटिकली आप एक डायबिटीज़ की तरफ से जाने से भी बचते हैं। दूसरी चीज़, आपकी बिल्कुल। स्किन भी हेल्दी होती है, और ऑटोमेटिकली जहाँ पर मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, तो वो भी कम होती है। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये आई थिंक सो स्ट्रेस भी है ऑब्वियसली कहीं न कहीं, सर बताएँगे, स्ट्रेस भी कहीं न कहीं मैटर करता है। मैं आपको पहले भी बता रहा था, हर डॉक्टर ने मुझे ये स्ट्रेस की बात ज़रूर की है, एक्सरसाइज़ की और डाइट की भी, और ये इतना कोरिलेट है। अगर आप बेहतरीन एक्सरसाइज़ करते हो तो डेफ़िनिटली आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमैटिकली कम हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि जब आप थकते हो एक्सरसाइज़ करने से, तो आपके आपके माइंड में डोपामाइन रिलीज़ होता है जो आपका स्ट्रेस लेवल कम करता है। और यही चीज़ जब आप एक्सरसाइज़ अच्छी कर रहे हो तो डेफ़िनिटली आप अपनी डाइट भी बेहतर करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आपका 70 टू 80% आपकी बॉडी के, बेशक वो फेशियल एक्सप्रेशन हो, और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब कभी मैं एक्सरसाइज करता हूँ, डाइट ही करता हूँ ना, मेरी खूबसूरती ज़्यादा होती है, ये सच है, क्योंकि आप वो नॉन हेल्दी चीज़ें लेना कि इंटेक कम कर देते हो, और उसके बाद जो आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके आई थिंक सो मुसाम खुलते हैं, या क्या चीज़ है, आप अपने अंदर जो है ना एक दोबारा से फ्रेश स्किन फील जो है फील करते बिल्कुल, हो। मैं बिल्कुल। आई राइट मैं सर? मैं आपको बताता चलूँ कि जौन-सी बेसिकली एक्सरसाइज़ जब हम करते हैं, अपना वेट लॉस की तरफ जाते हैं, सबसे पहले हमारे फेशियल मसल जोन से हैं, उसमें से फैट रिडक्शन स्टार्ट हो जाती है। मैंने इस पे अपने ऊपर भी आज़माया हुआ है। जब हम सबसे पहले हम अपना लाइक इस डाइट को लेके चलते हैं, डाइट प्लान को लेकर चलते हैं, उसके साथ हम एक्सरसाइज़ करते हैं, उसके साथ हम डिफरेंट हेल्दी चीज़ें खाना स्टार्ट करते हैं, तो अपना एक स्केड्यूल बनाते हैं पूरा लाइफ़ का। तो उसमें सबसे पहले हमारे पूरी फुल बॉडी में फैट कहाँ से रिडक्शन स्टार्ट होती है? हमारे फेस से, ठीक है? हुँ, क्योंकि फेस में ऐसे फैट होते हैं जो जल्दी सोल्यूबल होते हैं, जल्दी ठीक है? और दूसरी चीज़ आपने क्या कहा था आपने? स्ट्रेस। स्ट्रेस का, हाँ, स्ट्रेस बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, मैं बताता चलूँ आपको कि स्ट्रेस सबसे जब आपको स्ट्रेस होगा, आपके बाल गिरेंगे, ठीक है? हुँ, आपको डिफरेंट बीमारियाँ लगेंगी। चौथी चीज़, आपके पट्टे खींचे जाएँगे, आपके एक्ने भी निकलती है। मेरे पास 99% पेशेंट्स आते हैं, हत्ता कि मुझे भी कभी स्ट्रेस होता है तो मेरे उनसे फेशियल एक्सप्रेशंस है बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल मुझे ऐसे। एक्ने निकलना स्टार्ट हो जाती है। आप अपने क्लिनिक में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड देखते हैं? आप देखते हैं ऑब्वियसली लोग किस तरह की चीज़ें आप तक ज़्यादातर लेके आते हैं? अच्छा, सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग होता है आजकल ट्रेंडिंग पे है हाइड्रा फेशियल, मेडिकेटेड हाइड्रा फेशियल, ये क्या होता है? ठीक है? बेसिकली हाइड्रा फेशियल है क्या? सबसे ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि डॉक्टर सैड पॉडकास्ट ने हमारे से पॉडकास्ट लिया। मैं सब काफ़ी लोगों को अवेयरनेस देना चाहता था कि आजकल फेशियल इसके साथ जो लगा हुआ है ना, इसने काम ख़राब कर दिया, ठीक है, मार्केट का। अब हर एरा गैरा सैलून में भी हाइड्रा फेशियल की हुँ, मशीन रख के हाइड्रा फेशियल परफॉर्म किया जा रहा है, बिल्कुल। ठीक है। या सबसे गलत चीज़ है ये, ठीक है। हाइड्रा फेशियल एक मेडिकल ग्रेड का हाइड्रा फेशियल प्रोसीजर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले स्किन को हाइड्रेट करते हैं, हाइड्रेट करके आपकी स्किन की थर्ड लेयर में से सारी इम्प्योरिटीज़ सक करते हैं। जब इम्प्योरिटीज़ निकल जाती हैं, उसकी जगह हम ऐसे सीरम्स आपके स्किन टाइप के मुताबिक ऐड करते हैं जो आपके स्किन को नीड है, ठीक है। उसमें हाइड्रा फेशियल के कुछ सेशंस होते हैं, उस सेशंस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नज़र आए हैं। आपके स्किन हेल्दी होती है, हाइड्रेट होती है। हाइड्रा फेशियल बेसिकली निकला है हाइड्रा से। हाइड्रा मीन्स पानी, पानी के साथ फेशियल करना। मखसूस वाटर्स होते हैं, ठीक है, सीरम्स होते हैं, उनके साथ हम हाइड्रा फेशियल करते हैं, और ये मेडिकेटेड प्रोसीजर होता है। ये हम किसी भी एरे गैरे से आप लोग ना करवाएं, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, प्रोफेशनल बंदे के पास जाएं जो आपको आपकी स्किन के मुताबिक ट्रीट करे, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, हमने हाइड्रा फेशियल करवाया था, हमारा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। क्यों नहीं अच्छा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि आपने किसी भी ना 2 नंबर बंदे से आपने काम करवा लिया, आपको एक्ने निकल गई पस वाली, आपको कोमिडोन्स हो गए, आपका स्किन बैरियर ख़राब हो गया और स्किन रफ हो गया, इसलिए आप दोबारा हाइड्रा फेशियल करवाना नहीं चाहते। अगर किसी भी पेशेंट को कोई भी ट्रीटमेंट करवाना हो सर्जरी एस्थेटिक से रिलेटेड, या कोई भी प्रोसीजर करवाना हो, तो उनको किन चीज़ों का लाज़िमन ख़्याल रखना चाहिए?
हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि वो डॉक्टर है या नॉन डॉक्टर है, ठीक है। आजकल मार्केट में बहुत कंट्रोवर्सी फैली हुई है। दूसरी चीज़ हमें देखना चाहिए कि उसका क्लिनिक में हमारे फेस पर जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ऑथेंटिक एफडीए से अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स हैं, आईएसओ सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं। तीसरी चीज़, आप जब उनसे कंसल्ट किए बगैर आप एक जाते हैं कि हमारी स्किन पे हाइड्रा फेशियल करना, तो आप सिर्फ सिंपल उनसे ये ना कहें वो आपको हाइड्रा फेशियल करने स्टार्ट हो जाए, आप उनसे प्रॉपर कंसल्ट करें। आपको उस कंसल्टिंग में ही पता लग जाएगा कि वो आपको एज अ कस्टमर ले रहा है या एज अ पेशेंट ले रहा है डॉक्टर, ठीक बिल्कुल। है। चौथी चीज़ मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि हमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि हाइजीन कितनी है। हाइजीन फर्स्ट प्रायोरिटी है, बिल्कुल। ठीक है। उसमें चाहे आपके फेस पर जो मर्ज़ी लोकल प्रोडक्ट्स पे लग रही है ना, मगर हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि जब एक कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म होता है ना, तो आपके फेशियल जो उनसे नर्व्स होते हैं, मसल्स होते हैं, वो एक दफ़ा खुल जाते हैं, ठीक है, ओपन हो जाते हैं। अगर उसमें लाइक किसी भी किस्म का बैक्टीरिया चला गया, तो वो आपको डिजीज़ कोई ना कोई क्रिएट करेगा ही करेगा, मसला करेगा ही करेगा। उसका डिसएडवांटेज होगा, एडवांटेज कोई भी नहीं होगा। मैं समझ गया आपकी बात। अच्छा, चलिए बताएँगे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट को लेके लोगों में सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शंस कैसे होते हैं? अच्छा, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स को लेके मिसकंसेप्शन ये है कि हम एक दफ़ा करवा लेंगे, ये दोबारा दोबारा करवाना करवाना पड़ेगा। बहुत पेशेंट्स आते हैं, ये दोबारा करवाना पड़ेगा, ये दोबारा करवाना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली ये एक्सपेंसिव हैं। पाकिस्तान के उसमें देखा जाए कंट्री में, तो ये हर किसी के मिडिल क्लास के अफोर्डिंग में नहीं आते। मगर कुछ आजकल मार्केट में इतने बेसिकली कंपटीशन हो गया कि अब हर किसी की पहुँच में हैं। अब अगर हम लेज़र हेयर रिमूवल भी करवाना चाहें, तो नॉन डॉक्टर्स बहुत सारा उन्होंने मार्केट ख़राब की हुई है डॉक्टर्स की, कि वो लोग 2-2 हज़ार 15-15 सौ रुपए में फेस लेज़र कर रहे हैं। अब मशीन उनको लोगों को पता नहीं है, जो आवाम जा रही है, अवाम-उन्नास जा रही है, उनको क्या पता कि कौन-सी मशीन से परफ़ॉर्म कर रहे हैं, और कौन जो परफ़ॉर्म कर रहा है वो इस पढ़ा लिखा है पढ़ा कि नहीं लिखा है। भी खुद भी हैरान हुआ हूँ कि जो चीज़ें वो लोग यूज़ कर रहे हैं, वो तो बेसिकली वो कई पार्लर में भी नहीं आउटडेटेड है। यूज़ हो रही। अच्छा, अच्छा, किसी अच्छा। सैलून में भी ना वो यूज़ नहीं कर रहे, वैसी चीज़ें भी यूज़ कर रहे हैं वो, और उनको पता तक नहीं है कि ये ए है या बी है। मैं समझ गया हूँ। मतलब किस पेशेंट के लिए क्या चीज़ होना चाहिए? क्या चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की स्किन टाइप्स अलग हैं, ठीक मैं है। आपकी बात समझ गया हूँ। काफ़ी स्किन टाइप्स हैं, 4 से 5, मगर स्किन टाइप्स हर बंदे की, अब इनकी स्किन टाइप अलग हो सकती है, मेरी स्किन टाइप अलग हो सकती है, तो वो उसके मुताबिक नहीं अच्छा, काम किया जाता। ये एक और सवाल है जी, ये जो लोग बोटॉक्स और फिलर करवाते हैं, जी, जी। ये पहले तो आप करते या नहीं करते और इसके बारे में आपकी क्या राय है, करवाना चाहिए भी कि नहीं करवाना चाहिए? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बोटॉक्स और फिलर्स हमारे क्लिनिक में परफ़ॉर्म किया जाता है, और इसमें बोटॉक्स और फिलर्स में सबसे पहले आपको मैं डिफ़रेंस बताऊँगा कि इसमें डिफ़रेंस क्या है। बोटॉक्स क्या है, बेसिकली बोटुलिनियम टॉक्सिन होता है। ये हमारे जो उनसे अंदर मसल्स होते हैं, लाइक जो क्रॉस फीट बनते हैं, हम स्माइल करते हैं, क्रॉस फीट्स बनती हैं, इधर लाइन्स बनती हैं, हमारे ये लाइन्स बनती हैं, हमारी इस जगह पे स्ट्रेस लाइन्स बनती हैं। डिफरेंट किस्म के पूरे फेस पर लाइंस बनती हैं, हम उसके लिए बोटॉक्स परफॉर्म करते हैं। बोटॉक्स क्या करता है, हमारे अंदर फेशियल मसल्स को जो ये क्रिएट कर रहे हैं, इसको रिलैक्स कर देता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, लाइक 6 to 8 मंथ्स के लिए। तो बिल्कुल। उसमें जब हम स्माइल भी करेंगे, कोई भी एक्सप्रेशन देंगे, तो हमारी ये चीज़ ऐसे ही रहेगी, ठीक है। हत्ता कि हम बहुत ज़्यादा चीयर अप भी कर रहे हैं, तो हमारा वो हमारा इधर एक्शन आएगा ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ बोटॉक्स है, बोटॉक्स का ये फ़ायदे हैं, और ये बहुत अच्छी भी चीज़ है। और उसके अलावा हम इसके दूसरे भी फ़ायदे देखते हैं, एडवांटेजेस देखते हैं कि मेडिकल टर्म्स में, कि अगर किसी को वो है कि आपको स्वेटिंग ग्लैंड्स हैं, हाथों पे पसीना आता है, ठीक है, आसान अल्फाज में। अगर जो अंडर आर्म्स में पसीना आता है बहुत ज़्यादा, तो उसको भी रिलैक्स करने के लिए, उसको भी ख़त्म करने के लिए, तो ये भी इस्तेमाल होता है, और ये जब बहुत अच्छी बोटॉक्स चीज़ है, बोटॉक्स इस्तेमाल अच्छा, होता अच्छा, है, अच्छा। ठीक है। लेकिन ये तो 6 महीने बाद दोबारा करवाना पड़ता है। दोबारा एक दफ़ा करवाना पड़ता है। अगर मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा गया, मैं अपने पेशेंट पे देखता हूँ कि उन्होंने अगर जब 2 सेशंस ले लिए हैं इसके, तो वो काफ़ी टाइम तक, तकरीबन किसी को 1.5 साल भी इलाज किया, किसी को 2 साल भी इलाज किया, और उनकी बीमारी में भी कमी आई। ये नहीं कि वैसा ही हुआ है, उससे ज़्यादा हो तो गया। इसको इंजेक्ट कैसे करते हैं? सर, इसको इंजेक्ट सुपरफिशियली करते हैं मसल में, और काफ़ी ज़्यादा नमिंग क्रीम अप्लाई कर लेते हैं, जहाँ-जहाँ आपको इश्यू है, लाइक ये लाइन्स ख़त्म करनी है। इंजेक्शन से? इंजेक्शन से इंसुलिन सिरिंज होती है, बिल्कुल मिडल लाइन्स, उसमें ख़त्म हो जाता है। अच्छा, बाकी फिर फिलर्स के बारे में भी बता दें। अच्छा, बोटॉक्स का मैंने आपको बता दिया, फिलर्स के बारे में चलते हैं। बेसिकली फिलर्स है क्या, सबसे पहले ये बता दूँ। फिलर्स बेसिकली हाइल्यूरोनिक एसिड से बनता है, ठीक है, हाइल्यूरोनिक एसिड। ये ऐसा एसिड है जो हमारे स्किन के अंदर मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है। हम देखते होंगे जब बच्चे पैदा होते हैं, उनको कितने फ्लफ़ी फ्लफ़ी होते हैं, उनमें स्किन कितनी हाइड्रेशन होती है, बिल्कुल कलर भी फेयर होता है, काफ़ी अच्छी चीज़ उनकी स्किन होती है।
तो उसमें हाइलोनिक एसिड की मिकदार जो सी है ना वो एक बिल्कुल नॉर्मल अमाउंट में होती है, अच्छी होती है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारे स्किन जो सी है वो अपनी इलास्टिसिटी लूज़ करने लग जाती है, हमारे ऐसे रिंकल्स आने लग जाते हैं, टाइम टू टाइम हमारी एजिंग के साइंस आने लग जाते हैं। तो ये क्यों आते हैं? बेसिकली हाइलोनिक एसिड की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। अब फिलर्स जोन से हैं वो काफ़ी जगह पर इसका यूज़ हुआ जाता है। जैसे लिप फिलर्स का मेरे पास क्लाइंट आया हुआ था यूके से, तो वो लिप फिलर करवा के गई हैं, उनको बोल्ड लिप्स चाहिए थे, ठीक है, डकलिन लिप्स। उसके अलावा हम इसको अंडर आई फिलर्स भी करते हैं डार्क सर्कल्स को ख़त्म करने के लिए। उसके अलावा हम एक्ने स्कार्स के लिए भी फिलर्स करते हैं। बॉडी के जिस जिस एरिया पे फिलर्स की रिक्वायर्ड होती है, पेशेंट्स करवा रहे हैं, क्लाइंट्स करवा रहे हैं, फिलर से मतलब ये कि अगर किसी किसी जगह स्किन को ढलक फिल गई है करना। तो वहाँ पे दोबारा से, हाँ जी, मतलब वो मुझे जो समझ बोटॉक्स होती है आपकी झुर्रियाँ छाइयाँ कहीं पे हैं, बिल्कुल। सॉरी झुर्रियाँ, हुँ। झुर्रियों को खत्म करने के लिए बोटॉक्स है। और फिलर तब है जब सपोज करें आप एज की वजह से आपकी स्किन ढलक रही है, तो वहाँ पे आपका करवाने से वो दोबारा से तरोताज़ा एक जवान लुक आती है। नहीं, इसको हम ऐसा भी नहीं कहते। वो चीज़ अलग है। फिलर जोन से किसी जगह को फिल करने के लिए। हाइलोनिक एसिड के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। हाइलोनिक एसिड हमारी स्किन में ऑलरेडी मौजूद होता है। हाइलोनिक एसिड फिलर ही होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला। अब उसी की जगह हम जहाँ पे किसी जगह पे हमें चाहिए हो, जैसे कि किसी को इधर गड्ढा पड़ गया बहुत बड़ा, उसको हमने फिल करना है, उसको हमने बिल्कुल इवन स्किन तो टोन गड्ढा करनी कैसे है, भर देता है? वो हम फिलर्स इंजेक्ट करते हैं उस जगह पर, ठीक है। वो फिलर उस जगह पे रहता है मखसूस टाइम के लिए, 6 से 8 महीने के बाद दोबारा करवाना पड़ता है, तो वो नेचुरल ही दिखने लग जाती है। इसी जगह को फिल करने के लिए हम फिलर्स को यूज़ करते हैं। मैं ठीक है आपकी बात समझ बिल्कुल। गया हूँ। तो सर इसका कोई नुकसान तो नहीं है? नुकसान ऐसा कोई भी नहीं, क्योंकि ये हमारी स्किन में ऑलरेडी मौजूद है। मगर किसी प्रोफेशनल बंदे से, क्योंकि इन्वेसिव प्रोसीजर है, सर्जिकल प्रोसीजर है, तो हम किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से ही करवाएं जिसको इसका एक्सपीरियंस हो। किसी ऐसे, क्योंकि बेसिकली ना जब एमबीबीएस होता है, एमसीपीएस एचसीपीएस होता है, उसके बाद भी काफ़ी डॉक्टर्स फ्रेशर होते हैं, उनको फिलर्स करना नहीं आते। एस्थेटिक्स में जब आते हैं वो प्रॉपर ट्रेनिंग ली हो उन्होंने, वो डिप्लोमा होल्डर हों, उन्होंने सही तरह ट्रेनिंग्स करी हों फिलर्स के, क्योंकि ये जो सी चीज़ें हैं ना, ये बहुत एक जगह को हम इंजेक्ट कर लिया, उसको वो वापस नहीं लेके आ सकते, ठीक है। उसने अपने टाइम के बाद इसको ख़त्म होना है। मैं ये बात आपकी समझ गया हूँ। मैंने अक्सर अक्सर देखा है कि आपको टीवी पे देखा होगा, कभी कोई बॉलीवुड का या कोई पाकिस्तानी लोगों के फिलर्स गलत हो जाते हैं, होंठ ज़्यादा मोटे हाँ हो जी, गए, बिल्कुल। ये जगह मुँह ये चीक्स इतने बिल्कुल, फूल बिल्कुल, गए। भूल फिर जाते वो हैं। पहले तो मुझे पता नहीं था, वो हुँ, लास्ट में मेरा एक पॉडकास्ट था तो पता चला था कि ये कोई इतने खतरे की बात नहीं होती कि 6 महीने तक ये वापस अपनी वापस जगह आ पे आ जाते जाते हैं। अच्छा चलिए मैं अब अगले सवाल की तरफ आता हूँ। सर ये जो नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट होता है, ये क्या होता है? और ये कितना इफेक्टिव होता है? अच्छा, नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट बहुत अच्छी चीज़ भी है, ठीक है। किसी को फ़ोबिया है इंजेक्टेबल से या फिर किसी भी ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट से, तो वो इसकी तरफ स्विच कर सकता है। इसमें ये है कि हम इसमें डिफरेंट प्रोसीजर आते हैं, आरएफ प्रोसीजर्स इसमें आ जाते हैं, हाइफू प्रोसीजर्स। बेसिकली एक ऐसी वेव्स और रेज होती हैं जो आपके टारगेटेड एरिया, जैसे कि बहुत से ख़वातीन में डबल चिन का बहुत ज़्यादा मसला होता है, उनकी गर्दन नज़र नहीं आती, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है फेस पे, तो और रिंकल्स आ जाते हैं, स्किन ढलक जाती है, उसको अपलिफ्ट करने के लिए। तो ये हाइफू और आरएफ टेक्नोलॉजी बहुत इसमें ना इफेक्टिव नज़र आई है रिसर्च के मुताबिक, और इस पेशेंट्स में देखा भी गया, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये करती हैं आपके फेस पे जितना भी एक्सेसिव फैट है उसको ख़त्म करके अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन को 100 टाइम्स बूस्ट कर देती हैं। कोलेजन हमारी स्किन में मौजूद होता है। कोलेजन क्या होता है? बेसिकली कोलेजन ऐसा पेप्टाइड है, हमारे अंदर मिनरल है, जो हमारी स्किन, जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही स्किन को कोलेजन चाहिए, ठीक है, गज़ा है स्किन की। तो जब जब डेफिशिएंसी होगी, रिंकल्स आएंगे, झुर्रियाँ आएंगी, आपके स्किन का जो सा टेक्सचर है वो ख़राब होगा, और जो सा स्किन ढलकने लग जाएगी, ठीक है। जो से ये दोनों प्रोसीजर्स हैं, ये आपकी स्किन को इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करते हैं और कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं। मसला ये है कि कुछ लोग ये तो करवा लेते हैं प्रोसीजर्स, मगर उसके बाद कोलेजन नहीं यूज़ करते, उनको रिजल्ट्स भी नहीं आते। जब आपने एक प्रोसीजर करवाया है, उस प्रोसीजर में आपको बताया गया कि कोलेजन की प्रोडक्शन बूस्ट होगी। अगर हमारी बॉडी में कोलेजन की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, तो वो कोलेजन उस पॉइंट पे कहाँ कैसे प्रोवाइड होगी? इसलिए हम उनको ये भी सजेस्ट करते हैं कि साथ में वो कोलेजन भी यूज़ करें। कोलेजन नेचुरली काफ़ी चीज़ों से ली जाती है, जैसे कि आपको पता होगा पाए वगैरह हो गए, यखनी वगैरह होगी, उसमें कोलेजन बहुत ज़्यादा होती है। मगर आजकल आर्टिफिशियल कोलेजन भी है, वो भी सेफ़ है,
ठीक है? अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो वो मतलब अच्छा मैं फिर पूछना चाह रहा हूँ, ये नॉन सर्जिकल का मतलब कोई मेडिसिन है? नॉन सर्जिकल मेडिसिन नहीं है, ये भी एक प्रोसीजर है, हाईफू, हाईली इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासोनिक रेज। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। जी, ये ऐसी ही मशीन से होता है, कुछ डिफरेंट मशीन्स होती हैं, उससे हम परफॉर्म करते हैं, उसको अपवर्ड लेके जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा 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 ठीक है अच्छा कि अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप ये लिपोसक्शन और वेट लॉस में ट्रीट करते हैं और उनमें क्या फ़र्क है? हाँ जी, लाइपोसक्शन और वेट लॉस। हाँ जी, वेट लॉस के हवाले से हम जाएँ तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ अपने हर पेशेंट्स को, ठीक है, फेयर लेके चलता हूँ कि आप लोग वेट लॉस नेचुरल तरीके लॉस से करें, करें। ठीक है। अगर जब कुछ लोग आते हैं हमारे पास कि हमने डाइट भी की है, हमने एक्सरसाइज भी की है, हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा और किसी मखसूस जगह का वेट लॉस हो ही नहीं रहा, चर्बी पिघल ही नहीं रही, अंदर फैट लॉस हो ही नहीं रहा, तो उसमें हम जाते हैं इंजेक्टेबल्स की तरफ, लाइपोसक्शन की तरफ। मगर अगर मेरे से पूछा जाए तो लाइपोसक्शन जो सा है वो इतना सेफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके एडवांटेजेस भी हैं, वक्त पे फौरी आपके बहुत सारा फैट आपका निकाल देता है एट अ टाइम, वो सर्जिकल प्रोसीजर है बेसिकली, मगर उसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। अगर हम वेट लॉस ड्रिप्स की तरफ जाएँ, वेट लॉस इंजेक्शंस की तरफ जाएँ, तो वो मैं रिकमेंड करता हूँ अपने पेशेंट्स को। उसके इतने डिसएडवांटेजेस भी नहीं हैं और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स भी आते हैं। कुछ सेशंस में ही टारगेटेड फैट को लॉस कर देता है, ख़त्म कर देता है और ब्लोटिंग भी कम करता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखे गए हैं हर किसी भी बॉडी पार्ट पे। नहीं तो क्या वो भी इंजेक्शन के ज़रिए ही वो है? इंजेक्शन के ज़रिए, इंसुलिन सिरिंजेस के ज़रिए लगाए जाते हैं। हमारे फील्ड में कोई भी सिरिंज या नीडल इतनी लंबी बड़े-बड़े नीडल्स नहीं यूज़ होती। सिर्फ़ स्मॉल सी नीडल्स होती हैं 5 एमएम, 4 एमएम, 30 गेज की। तो वो बिल्कुल भी पता भी नहीं लगता, हम स्किन को नम कर देते हैं, सुन्न कर देते हैं क्रीम लगाकर, तो उसमें पता भी नहीं लगता उसको चीज़। मुझे ये बताएं, एक्ने का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? एक्ने का बेस्ट ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ तो हम अगर एस्थेटिक्स प्रोसीजर की तरफ जाते हैं तो उसमें काफ़ी केमिकल पील्स भी आती हैं जो एक्ने को ख़त्म करती हैं, मीज़ो पील्स भी आती हैं जो एक्ने को ख़त्म करती हैं कुछ सेशंस में, 2 से 3 सेशंस में, और कुछ फेशियल्स भी हैं, कार्बन लेज़र्स हैं, काफ़ी लेज़र्स भी आती हैं, लेज़र जो एक्ने को 100% ख़त्म कर देती हैं। मेरा तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है एक्ने को लेकर, हर तरह के एक्ने को ट्रीट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3000 प्लस पेशेंट्स एक्ने के ही ट्रीट किए हैं हम्म। अपने 4 टू 5 ईयर के एक्सपीरियंस में। तो एक्ने मैंने एस्थेटिक प्रोसीजर्स में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मैं प्रेफर करूँगा फेशियल्स के साथ आपका केमिकल पील, अगर आपकी नॉर्मल टू मॉडरेट एक्ने है। उसके बाद हमारी स्वेयर चली है तो मीज़ो, उसके अलावा हमारे उसमें चले फेशियल्स में चले जाएँ, कार्बन लेज़र्स आ जाती हैं। उसके अलावा काफ़ी डिफरेंट फ्रेशनर्स जो हमारी एक्ने को ट्रीट करती हैं, ठीक है? और आगे पिगमेंटेशन भी नहीं छोड़ती। उसके अलावा अगर कोई इनकी तरफ नहीं जाता तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए मेडिकेशंस भी यूज़ करनी पड़ती हैं, उसका स्टमक भी प्रॉब्लम करता है। अच्छा, मैंने ना अपनी पूरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में ना बहुत कम मेडिकेशंस यूज़ करवाई हैं। स्किन केयर तो मैं लिख के देता हूँ, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 प्रोडक्ट्स। मेडिकेशंस मैंने 1% मुझे याद होगा कि मैंने किसी पेशेंट को उसको ज़रूरत थी तो मैंने यूज़ करवाई एक्ने को ख़त्म करने के लिए, वरना मैं मॉडरेट हो स्वेयर हो, मैं स्किन केयर से ही सही की है। मैं आपकी बात समझ ठीक गया, है। बहुत अच्छी बात है आपकी। ऑब्वियसली हमेशा पेशेंट का ही सोचना चाहिए, फिर अल्लाह आपका भी सोचता है। अच्छा चलें, मुझे अगली चीज़ बताइए, पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है हमारे पास? पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स का परमानेंट सोल्यूशन बिल्कुल है। हम इसकी तरफ अगर कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स में जाएँ, लेज़र प्लस हाइड्रा फेशियल्स, उसमें कार्बन लेज़र्स आ जाएँ, उसके अलावा आईवी ड्रिप्स आ जाएँ, तो इस कॉम्बिनेशंस को हम लेके चलें, काफ़ी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा एस्थेटिक एक समुंदर है। हम जितना हर किसी के पास जाएँगे उसका काम करने का बिल्कुल आधा तरीका है, वो कैसे ट्रीट करता है। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉज़ीज़ आ गई हैं अब तो, 1-1 सेशन, 2-2 सेशंस में सब कुछ खत्म, बिल्कुल चेहरा चेंज हो जाता है। तो अच्छा, ठीक है? मेरा एक याद आया मुझे ना, ऑब्वियसली अब तो माशाल्लाह दाढ़ी आ गई, मेरी स्किन पे ना काफ़ी ज़्यादा तिल निकल आते हैं लोगों को, हुँ, और बड़े लोगों को होते हैं। हार्मोनल या ये सेंडल तिल किस तरह से बनते हैं? ये बेसिकली एक तो ये 3 वजूहात की वजह से होते हैं। आपका स्किन बैरियर डिस्टर्ब हो, आपको जेनेटिकली भी निकलते हैं या आपके हार्मोनल इश्यू हो, ठीक है? ये 3 इसके रीज़न्स होते हैं। इन 3 में से आप अपना देख लें कि आपको क्या जेनेटिकली हैं, नहीं है। ठीक है, वो भी नहीं हो गया, सन बैरियर ख़राब है, आपका स्किन का बचपन में निकल आते तब तो नहीं होगा खराब? स्किन बैरियर ख़राब होता है बचपन में। बचपन में हम सनब्लॉक थोड़ी ना यूज़ करते हैं, ठीक है? आगे मैं सनब्लॉक बताऊँगा, सनब्लॉक हमारी ज़िंदगी में कितना नहीं, नहीं, ज़रूरी ये है, तो मुझे सबने ठीक बताया है? कि सन, लेकिन ये सन ज़रूरी भी पड़ा है विटामिन डी के सन लिए। ज़रूरी भी, अब आके ना विटामिन डी, अब मैं ये बहुत बड़ी मिथ है कि हम सर्दियों में धूप में बैठे हुए हैं, सुबह 9 बजे से धूप निकली है,
तो हम उसमें जाके बैठ गए हैं और 4-4 बजे तक बैठे रहे हैं। धूप बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, मगर एक जो उसकी पहली-पहली छाँवें होती हैं ना, उसी में हम विटामिन डी 3 को कंज़्यूम कर सकते हैं। वही हमारे लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद जो उनसे वो तो हमारे यूवी या यूवीबी रेज़ हमारी स्किन को डैमेज कर देती हैं। हुँ। कैंसर तक कॉज़ कर रही हैं, जो गोरे लोग हैं उनमें कैंसर तक कॉज़ कर रही हैं। इतनी स हमारे लिए ये उनको तो पहले से ऊपरी डिसएडवांटेज। मिलती, बिल्कुल। गोरों को फिर भी कर रही हैं। ये कस करिए बेसिकली ना उसमें क्या है, मैं आपको पिछले अभी मैंने बताया कि मेलानिन की प्रोडक्शन उनमें कम है। हुँ। मेलानिन जैसे कि हम लोगों में मेलानिन की प्रोडक्शन बिल्कुल बैलेंस है, नॉर्मल है। ना हम कालों में गिने जाते हैं, ना हम गोरों में गिने जाते हैं। तो उसमें हमें कैंसर के चांसेस कम होते हैं, हमारे स्किन कैंसर के, ठीक है? हम धूप के सामने चले भी जाएँ, हमारा स्किन बर्न हो जाती है, डैमेज हो जाती है, स्याहियाँ आ जाती हैं, मगर हमारे कैंसर की तरफ नहीं जाते। अब जो वो लोग हैं, गोरे लोग, उनको कंपल्सरी हो जाता है। अब अगर शौकत खानम हॉस्पिटल में देखा जाए, तो मेरी रिसर्च चली थी, उसमें देखा गया था मैंने 75% पेशेंट्स कैंसर की वजह से इसलिए थे कि वो पठान थे। उनमें मेलानिन की कमी थी, ठीक है? उनकी स्किन में मेलानिन जो सा एजेंट था, वो कम था उनकी स्किन में, समझ गया, मैं समझ ठीक गया। है? वो गोरे थे, तो उनको स्किन कैंसर था। अच्छा। मतलब गोरा कोई भी चीज़ थोड़ी भी मिक़दार से ज़्यादा हो तो वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बिल्कुल, हो सकती मगर है। सन ब्लॉक ज़रूरी है ना हर हाँ, किसी के लिए। सनब्लॉक तो ज़रूरी है। बच्चे से लेके बूढ़े तक के लिए बस ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो मैंने अभी बताया था तेल, ये क्या खत्म हो सकते हैं? तेल ही खत्म हो सकते हैं एस्थेटिक प्रोसीजर्स में, कोटरी से बिल्कुल उसी ये टाइम वो जो खत्म हो लेज़र जाते से हैं। जला देते हैं? लेज़र से जला देते हैं और आपकी स्किन पे निशान तक नहीं रहता, पता भी नहीं लगता कि हेल्थ खत्म। अच्छा। तो ये वैसे मैंने बहुत ज़्यादा दुनिया में देखा है। इवन आप देखें ना, गोरों के मुँह पे तो अजीब से ज़्यादा तिल ही तिल होते हैं। फ्रैकल्स होते हैं, उसको फ्रैकल्स कहते हैं, जो वाइट, ब्लैक, ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स होते हाँ, हैं ना एक जगह बहुत पे, ज़्यादा होते वो हैं। ज़्यादा होते हैं। वो उनकी सी वो उसी की वज़ह से जो अभी आप बता जी रहे थे। बिल्कुल, बेसिकली उनका स्किन सन बैरियर बहुत ज़्यादा उनका ना वो होता है, कम होता है। वो धूप को डायरेक्ट इनको अपने अंदर कंज्यूम नहीं कर सकते। उसकी वजह से भी उनके हार्मोन्स जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते जाता है। मतलब ठीक है? उनको धूप नहीं होती इस वज़ह से, धूप धूप की कमी की वज़ह से तो धूप वो बेसिकली उनकी कमी ऐसा भी नहीं है कि धूप की कमी हो, मगर उनका स्किन बैरियर की वजह से मैं बता रहा हूँ आपको कि स्किन में उनका बैरियर जो होता है ना, लाइक एक रूम को दरवाज़ा सेव कर रहा है, तो वो वैसे ही उनकी स्किन जो से एक बैरियर मेंटेन करना चाहिए, तो उनका अच्छा जो बैरियर मेंटेन नहीं होता, तो ठीक। इसलिए इनको तिल वगैरह निकलते हैं। क्योंकि और वो तो इतने बड़े आप एक्टर्स देखो, उनको कौन-सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट उनके फेस फिर भी इतने जी, अजीब से होते हैं। बिल्कुल, मतलब वो मेकअप कर लें तो ठीक है, नहीं तो वो देखे नहीं जाते ये लोग। बिल्कुल। और इवन अब जो तिल तक की बात है, ये मैंने बहुत ज़्यादा ना देखा है, मतलब बहुत बड़े एक्टर्स के मुँह पे भी ये तिल देखे हैं। मगर अब तो ये ना फैशन हो गया है। अब अगर हम चले जाएँ लाइक ओवरसीज़, तो उसमें फैशन हो गया, लाइक इधर स्पॉट्स फ्रैकल्स लेकर आना, ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स, वो ठीक उन है? गोरों उसका को कॉपी फ़िल्टर करने भी, के हाँ, चक्करों में होंगे। फ़िल्टर भी आ गए हैं उसके, फ़िल्टर्स तो आ गए, वो तो आई बिलीव कि ये जो गोरों के बड़े मसले हैं ना, ये इसको फैशन में कन्वर्ट कर फैशन देते में हैं। कन्वर्ट कर क्योंकि देते ये हैं, अपनी ना कमज़ोरी को जो है ना छुपाने के छुपाने की जगह उसको अपनी ना क्या कहते हैं, सलाहियत बनाने की साइज़ कोशिश बनाने की करते हैं। कोशिश करते ये हैं, तो हाँ, ऑब्वियसली सी बात है, फेस साफ खूबसूरत तो बिल्कुल, वही होता है। बट ये तो मुझे भी पता है कि इस तरह के फ़िल्टर्स आ गए हैं कि आपके फेस पे वो इस तरह के निशान, बट ये है बिल्कुल। कि मैंने फिर भी कह रहा हूँ, ये तिल वगैरह तो शुरू से देखता आ रहा हूँ, बड़े-बड़े लोगों को फेस पे बड़े तिल होते हैं। तो मेरे भी अगर तो ये फैशन है, तो फिर मेरा भी फैशन है भाई। अच्छा, अगले सवाल की तरफ आते हैं। अच्छा, हमारा क्लाइमेट जो है पाकिस्तान में, यहाँ पे कौन सी स्किन प्रॉब्लम्स कॉमन है? स्किन कॉमन्स ये है कि ऑयली स्किन के हम्म, तकरीबन 60% हमने देखा कि ऑयली तो ऑयली बहुत। बहुत ज़्यादा तो ये क्या बीमारी है ऑयली होना? नहीं, ज़्यादा ऑयली होना ज़्यादा बीमारी, ठीक अच्छा। है? हमारे जो स्वेटिंग ग्लैंड्स, ऑयली ग्लैंड्स होते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएँ, तो हमारी स्किन पे एक्ने निकलना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, उस वजह से एक्ने निकलती है। हाँ, बेसिकली ऑयली स्किन वाले को ना, जैसे कि मैं हूँ या कोई और है, आप हैं, आपकी भी ऑयली स्किन लग रही है, तो उनको स्किन की ना एक्सफोलिएशन ज़्यादा करनी पड़ती है। स्किन में डेड सेल्स बेसिकली ना हमारे आपको पता होगा कि एक निज़ाम है अल्लाह का, माशाल्लाह माशाल्लाह, कि हम अगर हम रात को जब सोते हैं, हमारे स्किन में से ही एक कीड़ा निकलता है। वो हमारी स्किन में मौजूद बैक्टीरिया, वायरसेस, कुछ डेड स्किन को जो ख़राब होगी स्किन, उसको खाता है। अच्छा, ठीक है, हाँ। माशाल्लाह। और वो उसी टाइम खाता भी है, और इतने बच्चे देता है कि पूरी स्किन में हमारे जितने भी खतो-खाल है वो खा लेता है, ख़त्म कर देता है, इसलिए हमारी स्किन पे वायरस नहीं फैलता। वरना स्किन इतनी भी ऑयल पैदा करती है कि हम हमारे बाल हमारे सर पे ना रहें 2 दिन भी। आजकल जनरेशन जो-सी है वो रात को 3-3 4-4 बजे तक अपना मोबाइल देख रही है, मैं और भी। मोबाइल देखने वालों को ही ज़्यादा स्किन का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है? अच्छा। क्योंकि मोबाइल में ही ऐसी रेज़ हैं, आपको बताता चलूँ, मोबाइल में भी ऐसी रेज़ हैं जो हमारे स्किन के बैरियर को ख़राब करती हैं। इसमें भी ऐसी रेज़ निकलती हैं, जैसे यूवी है, यूवी जो सी हैं हमारी स्किन को डैमेज करती हैं,
ठीक है, मुतासिर करती हैं, वैसे ही मोबाइल की रेज़ हैं हमारी स्किन को डैमेज करती है। जब हम टाइमली नहीं सोएंगे वो कीड़ा वापस हमारे जो उनसे एक नहीं, अच्छा। एजेंट है वो हमारी स्किन पे आएगा ही नहीं और वो हमारी स्किन की डेड स्किन को खाएगा ही नहीं। अच्छा, फिर मैं ये असल में ये जितने भी पॉडकास्ट सुनेंगे, ये 4 चीज़ें मैं आपको हर बंदे को साथ डिस्कस करूँगा। स्ट्रेस, नींद, डाइट और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। ये 4 चीज़ों से ना इंशाल्लाह जो है आप एक हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब अगले सवाल की तरफ आते हैं सर। अच्छा, अच्छा। चलें, आप स्ट्रेस और स्लीप का बताएँ, स्किन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है? स्ट्रेस और स्लीप, स्ट्रेस बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी स्किन पे, ठीक है। इसमें क्या होती है कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होती है, आपका जो सा है ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है या लो होता है, ठीक है, दो इन चीज़ें होगी। उसके अलावा आपकी स्किन में ऑयल की प्रोडक्शन, जिसकी स्किन ऑयली प्रोडक्शन भी तेज़ होती है मखसूस हिस्सों में। अगर आपके स्ट्रेस फैक्टर, जब हम आप मेरे पास आए हैं लाइक पेशेंट, मैं आपको कैसे पूछूंगा, मुझे कैसे डायग्नोज करूंगा कि हाँ जी, कुछ एरियाज़ होते हैं जिधर स्ट्रेस के ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक नर्व्स होती हैं, स्ट्रेस नर्व्स। इस एरिया पे अगर आपको एक्ने निकल रही है तो स्ट्रेस की वजह से निकल रही है, हुँ, ठीक है। इस वजह से इस जगह पे किसी एरिया पे नज़र ये ज़रा उधर निकल रही बताएँ, है, ज़रा इस करके। इस एरिया पे अगर आपको एक्ने निकल रही है हेड, इस एरिया पे, तो वो आपको एक्ने स्ट्रेस की वजह से है, ठीक है। इस जगह पे निकल रही है तो वो हार्मोन्स की वजह से है, इस जगह पे निकल रही है वो भी स्ट्रेस की वजह से है। तो स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी पे बहुत असरअंदाज है, हमारी स्किन पे बहुत असरअंदाज है। तो कम से कम स्ट्रेस लें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पर फिर यकीन तवक्कुल रखें, करें। तवक्कुल रखें और अल्लाह अल्लाह करें। सर, मैं एंड पे ये कहूँगा कि इंशाल्लाह इस वीडियो को देख के हुँ, हमारी इस पॉडकास्ट के तवज्जुल से आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट करिएगा। और वैसे तो ज़रूर। माशाल्लाह काफ़ी डॉक्टर्स ने ये कहा है कि अगर कोई ज़रूरतमंद है, जैसे किसी बच्ची की शादी है होने हुँ, वाली है और वो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो कुछ लोगों ने तो कहा कि हम इसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी करेंगे। बट आई कैन अंडरस्टैंड कि हर एक क्लिनिक का, हर एक इंस्टीट्यूट का एक ना ऑपरेशनल एक्सपेंस होते हैं, उसको मीट करना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने मिनिमम मिनिमम 50% या जितना आप कर सकते हैं आपने डिस्काउंट ज़रूर करना है। जो हमारी रेट लिस्ट है हम उससे आपके जो से प्रोग्राम के तवसल से हम इसमें हम 70% तक डिस्काउंट देंगे, ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया जो जी। अफोर्डिंग होगा, अगर कोई है बहुत ज़्यादा हाई फाई है हम उसको डिस्काउंट नहीं दे देखिए, सकते, ये मैं भी कहूँगा, देखें, ये पॉडकास्ट लाने का मकसद ये ये सिर्फ है कि अफोर्डिंग के लिए है। हाँ, ये पॉडकास्ट लाने का मकसद ये है कि एक तो वो एरियाज़ जहाँ तक डॉक्टर्स की रसाई आसानी नहीं हो सकती, वहाँ तक हमारा पैगाम पहुँच चुके। और फिर मैं कह रहा हूँ कि अवेयरनेस इतनी ज़रूरी है कि मुझे भी बहुत चीज़ों का नहीं पता। मैं जिस डॉक्टर से मिलता हूँ, जैसे ये पानी वाली बात, आपके भी दिमाग में यही होगा कि पानी जितना पी लो उतना ही ठीक है, लेकिन आपको मैंने कोशिश की है ये एक नॉलेज वाली बात बता सकूँ। भाई से मैंने बिल्कुल, पूछा, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि मुझे खुद भी नहीं पता थी। तो ये इस पॉडकास्ट पॉडकास्ट का मकसद ही है कि आप तक अवेयरनेस लाई जा सके और आपको उस डॉक्टर से मिलवाया जा सके जो कि एक रियल डॉक्टर हो और आप उससे अपना जो है ना इलाज इलाज करवा करवाएँ। सके। यहाँ पे मैं ये कहूँगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ आप भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिएगा। हाँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो 50% तक डिमांड कर ले, और जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो भी बता दें, डायरेक्टली बता दें कि हमने पॉडकास्ट देख के ये आपसे कॉन्टैक्ट किया, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह ये आपको बिल्कुल, ज़रूर जो है ना डिस्काउंट कंपनसेट देंगे, करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब आपके लिए लेके आता है पाकिस्तान के काबिल तरीन डॉक्टर्स का पॉडकास्ट, ताकि हमारे जहन में किसी भी तरह का कोई वसवसा, कोई वहम या कोई भी ख्याल है या कोई सवाल है उसे दूर किया जा सके। आपका भी अगर कोई सवाल है तो हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप ये सवाल लिखें, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपको उसका रिप्लाई करेंगे। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह हम आपके लिए और बहुत से डॉक्टर्स का पॉडकास्ट लेके आते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। शुक्रिया।